नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे हूबहू। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, जैव मात्रा यानी बायोमास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, बायोगैस। अगला प्रश्न देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल यानी कि सोलर वाला बैटरी क्या करता है? ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध क्यों बनाया गया? उसका कार्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है जल आपूर्ति, ऑप्शन बी है भूमि सिंचाई, ऑप्शन सी है बिजली उत्पादन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इसलिए टिहरी बांध का निर्माण कराया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। यानी कोयला क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला और पेट्रोल याद रखिएगा, कोयला और पेट्रोल क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत। देखिए प्रश्न आ ही गया है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो कोयला और पेट्रोल, कोयला तथा पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन है। ईंधन है क्या? सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी इनमें सभी। ईंधन है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। सीएनजी ये भी ईंधन है, एलपीजी ये भी ईंधन है, लकड़ी ये भी ईंधन है, ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम और कोयला ये अनवीकरणीय ऊर्जा है और जीवाश्म ईंधन भी है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ताप के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है,
नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं। प्रश्न को अच्छे समझिए, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोलर सेल कहते हैं। सौर सेल कहते हैं, क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहते हैं? सौर सेल, यानी कि सोलर सेल, यानी कि सौर ऊर्जा का बैटरी, सौर सेल। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, ईंधन कहते हैं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य यानी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ये प्रश्न हो गया, इनमें से कोई नहीं है, कहीं आपका सूर्य भी मरा सकता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईंधन कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है? किस धातु का सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिकॉन का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, कोयला। कोयला में देखिएगा आग नहीं, यानी ज्वाला नहीं होगा, आग नहीं होता है कोयला में, आग धधकता नहीं है, लहरता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सूखा सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो सी, जस्ता का। सूखा सेल में जो ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है वह होता है जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 2 नंबर प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बादलों वाले दिन।
क्योंकि सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। जितना सूर्य का प्रकाश अधिक आएगा उतना हमें सौर ऊर्जा मिलेगा। लेकिन जब बादल वाले दिन रहेंगे तो उस दिन हमें सूर्य यानी धूप नहीं मिलेगा, तो सौर ऊर्जा भी नहीं मिलेगा। इसलिए बादलों वाले दिन हम सौर ऊर्जा का प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये जैव मात्र ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी लकड़ी आपका जैविक ऊर्जा है, गोबर गैस, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यानी पवन चक्की जो घूम घूम करके बिजली उत्पन्न करता है तो उसका कम से कम चाल होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम होना चाहिए, तब विद्युत उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो बायोगैस। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न 8 नंबर, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। ऑप्शन नंबर ए सही है। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। ऑप्शन नंबर बी सही है। बायोगैस। बायोगैस का उत्पादन होता है। बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से। ऑप्शन नंबर ए सही है। गोबर से बायोगैस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सौर ऊर्जा। ओ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ओ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीवाश्म ईंधन ओ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम यानी कि सर्वश्रेष्ठ ईंधन है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जैव गैस। जैव गैस। नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। नौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में
ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है, लकड़ी। जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा के है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है, तो अनवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर बी सही है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 75%। ऑप्शन नंबर डी सही है, 75% पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कार्वी रोग। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटिक्स रोग। कैल्शियम की कमी से होता है अस्थि और दांत का क्षय। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग। लोहा की कमी से अल्प रक्तता होता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ऑप्शन ए सोल्डर, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी गन मेटल, ऑप्शन डी उपधातु। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। ऑप्शन नंबर ए सही है, सोल्डर कहते हैं। यह प्रश्न देखिए 2014 में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पीतल है। पीतल है ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी उपधातु। पीतल है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्र धातु। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन ए एनोड पर, ऑप्शन बी कैथोड पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए सही है, एनोड पर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तरल यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो धातु पूछा गया है। अगर यहाँ पर धातु रहता तो मरकरी यानी पारा होता, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वो धातु कमरे के तापमान पर तरल यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो धातु है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था यानी तरल अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिलिका है उपधातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपधातु। इनमें कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें कौन सी अधातु चमकीला है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन डी आयोडीन, ऑप्शन डी ब्रोमीन। इनमें कौन सी अधातु चमकीला है? तो आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, आयोडीन। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सोडियम, क्योंकि यह मुलायम होता है इसलिए इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम Na। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 24। लोहे की परमाणु संख्या है 26, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लिथियम, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 2। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, Cu। निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? लेकिन यहां दिया है ओ धातु, तो फिर भी यही होगा जो आप जान रहे हैं, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में कौन ओ धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं और इसे चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये मुलायम है। प्रश्न है, निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? निम्न में कौन ओ धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए सही है, श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? Sb, ऑप्शन नंबर डी सही है, Sb उप धातु है। सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है, ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। सोडियम की परमाणु संख्या है 11, ऑप्शन नंबर ए सही है, 11। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य होते हैं क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्षारीय धातु। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है?
यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है, यूरेनियम। सोने की परमाणु संख्या है, सोने की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है, 79। सोने की परमाणु संख्या है 79। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ऑप्शन नंबर सी सही है, 19। मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग में होता है? मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग में होता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, गर्भाशय में होता है, गर्भाशय। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग होता है पुंकेसर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिकाओं में, ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं? मानव में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। मासिक चक्र, रोज धर्म, मासिक धर्म, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी होगा। द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? द्विविखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? अनुजात, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव के शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है? मानव के शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, 46, अगर जोड़ी पूछा जाए तो 23। मानव वृषण अवस्थित होता है? मानव वृषण अवस्थित होता है? वृषण कोश में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अलैंगिक जनन की विशेषता है? अलैंगिक जनन की विशेषता है? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी सही है, अंडाशय। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, XX।
स्त्रियों में लिंग क्रोमोसोम जोड़ा होता है XX। ऑप्शन नंबर ए सही है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है जीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, जीन। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष जीन संगठन होता है XY। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़े। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 जोड़ी। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। ऑप्शन नंबर सी सही है। जीन अवस्थित होते हैं। जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। ऑप्शन नंबर डी सही है, केंद्रक। आनुवांशिकता का जनक है। आनुवांशिकता का जनक है मेंडल। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेंडल। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ता। ऑप्शन नंबर सी सही है, पत्ता। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धारा को मापा जाता है आमीटर से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर ए सही है, आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है ऑप्शन ए क्लोम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक है क्लोम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे क्लोम। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 जूल बटे क्लोम कहलाता है 1 वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर।
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेटिना। अगला प्रश्न देखिए, आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी सही है। मानव नेत्र में जिस प्रकार का लेंस पाया जाता है, सॉरी प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो अभी तुरंत प्रश्न हो चुका है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रोही नहीं होता उसे कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंध बिंदु। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। तो दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दृष्टिपटल, यानी रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी सही है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी सही है। वास्तविक और उल्टा आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाट। एक किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? एक किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.24 कैलोरी। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका, परितारिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। अधिकतम पूछा जाए तो अनंत, अधिकतम पूछा जाए तो अनंत, और निकटतम पूछा जाए तो 25 सेमी होगा। निकटतम 25 सेमी और अधिकतम पूछेगा तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? समांतर प्रकाश पुंज है, समांतर प्रकाश पुंज है। ऑप्शन नंबर सी सही है, समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2।
फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। अवतल दर्पण से ऑप्शन नंबर ए सही है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है। F बराबर R/2 सत्य है केवल, तो F बराबर R/2 अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, दोनों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है द्वारक। ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारक कहा जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्व दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी सही है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 20 सेमी हो जाएगा, 20 सेमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। रोगियों के नाक, कान, गाल आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही है, अवतल दर्पण। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? किस अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल उत्तल का होता है फोकस दूरी धनात्मक और अवतल का होता है ऋणात्मक। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है, मात्रविहीन। याद रखिएगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रविहीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक है निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही है।
निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी सही है, डायोप्टर। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित यानी कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए इन 4 में से किसका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अधिक है? तो हीरा। ऑप्शन नंबर डी सही है, हीरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? तो m बराबर होता है v/u। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ती है? और याद रखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो सिर्फ दिन में होता है और सबसे अधिक होता है सुबह शाम लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो पदार्थ पूछा गया है तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी सही है, 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। तड़ित चालक के खोज किसने किया था? तड़ित चालक के खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक की खोज। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च। ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 मार्च। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। ऑप्शन नंबर ए सही है, दूध। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? दूध। यह प्रश्न हो गया। यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? यूरेनियम की खान कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा, झारखंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। हैजा रोग किसके कारण होती है? हैजा रोग किसके कारण होती है? जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवाणु। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। एक अश्व शक्ति यानी एक एचपी बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी, यह प्रश्न भी हो चुका है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेटेराइट मिट्टी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, दूध से। सौर मंडल की खोज किसने किया था? सौर मंडल की खोज किसने किया था?
कोपरनिक्स, ऑप्शन नंबर डी सही है। कोपरनिक्स ने सौरमंडल की खोज किया था, ऑप्शन डी सही है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी किसके कमी के कारण होती है? विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, ऑप्शन ए सही है। और विटामिन डी कहां से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु, ऑप्शन नंबर बी सही है, विषाणु। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी, ऑप्शन नंबर बी सही है। भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किसने की? भाप इंजन की खोज किया था जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी सही है, जेम्स वाट। एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्यूटेन। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी सही है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, ऑप्शन सी सही है। डायनमो प्रवर्तित करता है, डायनमो प्रवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी सही है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? भारी जल का आणविक सूत्र है D2O, D2O, ऑप्शन नंबर सी सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, धारा को मापा जाता है आमीटर से। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्ट मीटर। तो गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, ऑप्शन नंबर ए सही है, आवेश। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए क्लोम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक है क्लोम, ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला प्रश्न देखिए, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है एक जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एक जूल बटे कूलम कहलाता है एक वोल्ट। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेटिना। अगला प्रश्न देखिए, आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी सही है। मानव नेत्र में जिस प्रकार का लेंस पाया जाता है, सही प्रश्न है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो अभी तुरंत प्रश्न हो चुका है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्रोही नहीं होता उसे कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंध बिंदु। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है तो दृष्टपटल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दृष्टपटल, यानी रेटिना को ही दृष्टपटल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी सही है। सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी सही है। वास्तविक और उल्टा आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है, वाट। एक किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? एक किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट। ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनिट। एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.24 कैलोरी। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? अभिनेत्र लेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? परितारिका, परितारिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी। अधिकतम पूछा जाए तो अनंत, अधिकतम पूछा जाए तो अनंत, और निकटतम पूछा जाए तो 25 सेमी होगा। निकटतम 25 सेमी और अधिकतम पूछेगा तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही है, अनंत।
सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा है? समांतर प्रकाश पुंज है, समांतर प्रकाश पुंज है। ऑप्शन नंबर सी सही है, समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधी रेखा में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। फोकस पर अभिसारित करने वाले किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए सही है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए एक देशीय, ऑप्शन बी द्विदेशीय, ऑप्शन सी बहुदेशीय, ऑप्शन डी किसी भी दिशा में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक देशीय दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन बी सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी तापीय विकिरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी पराबैंगनी किरण से सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक किरण है। अगर यह मनुष्य के त्वचा पर पड़ जाए तो ये कैंसर त्वचा कर सकता है, यानी ये सभी जीव जंतु के लिए बहुत ही खतरनाक पराबैंगनी किरण यानी पराबैंगनी विकिरण है, जो पृथ्वी का कवच बना हुआ है ओजोन परत। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को पृथ्वी की सतह तक आने से रोक देती है। लेकिन आपको एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि ओजोन परत को कौन हानि पहुंचा रहा है? तो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। और ओजोन परत हम लोगों के लिए क्या करता है, यानी पूरा पृथ्वी वासियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है कवच की तरह, किससे? पराबैंगनी किरण से बचाता है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी घास मछली तथा बकरी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास बकरी तथा मानव, घास बकरी तथा मानव। ऑप्शन नंबर बी सही है, घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते यह
जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। सूखे घास पत्ते। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूर्य। पृथ्वी पर अंतिम ऊर्जा का मुख्य स्रोत या पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन जैव नवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डीडीटी। डीडीटी यह जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, डीडीटी। ऑप्शन ए। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यह प्रश्न देखिए 2011-12 में पूछे गए हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, कीड़ानाशक का उपयोग, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए। वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी के किससे रक्षा करती है? वायुमंडलीय ओजोन परत। वायुमंडलीय ओजोन क्या है? एक परत है। ओजोन क्या है? एक परत है। वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की किससे रक्षा करती है? तो आपको अभी तुरंत यह प्रश्न पता चल गया है कि ओजोन परत हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सूर्य के परावैंगनी किरण से। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य के परावैंगनी किरण से। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O4, ऑप्शन डी O। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, O3। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस NH3। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके। गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके। ऑप्शन ए सही है।
इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव। इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव। ऑप्शन सी सही है। किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करता है क्या कहलाता है? किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाता है? पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए सही है, पर्यावरण यानी वातावरण। पर्यावरण यानी वातावरण। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो प्लास्टिक जो है पर्यावरण में इसका अपघटन नहीं हो सकता क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है। ऑप्शन ए सही है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए सही है, शाकाहारी। मनुष्य एवं तेलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? मनुष्य एवं तेलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? ऑप्शन डी मांसाहारी, मांसाहारी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मांसाहारी। जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधन है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला देखिए प्रश्न, इसको व्याख्या समझ लीजिए। देखिए जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है। और कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति। अगर दर पूछता तो शक्ति, कार्य करने की क्षमता पूछा है तो ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही कोयला में ऊर्जा संचित होता है। चंद्रमा और ग्रह भी सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर है। अतः सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है।
प्रश्न है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बायोगैस। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोगैस। कोयला, प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम आदि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? ऑप्शन ए फ्यूज तार, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी उच्च धारा प्रवाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में विद्युत से दुर्घटना होता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय से। इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? इनमें से कौन एक दूसरे से अलग है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी वाट। तो अर्ग, ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्ग इन तीनों से अलग है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारी मात्रक यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनिट। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है विद्युतमय तार में, ऑप्शन ए सही है, विद्युतमय तार। निम्नलिखित में किस धातु को काटा जा सकता है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम Na, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? आप सभी जानते हैं ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही है। कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या है 6, ऑप्शन नंबर ए सही है। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधक हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 2। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 1:3। 1:3। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन बी तांबा का, ऑप्शन सी प्लेटिनम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही सोचे थे आप, टंगस्टन का होता है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, आममीटर का प्रतिरोध होता है। आममीटर का प्रतिरोध होता है छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आममीटर का प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी कोई लिमिट नहीं है, बेसी या कम क्या होगा इसका पता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी रबर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे थे आप, चांदी। अगर सोना रहता तो पहले आपको सोना मारना है, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्युत का चालक होता है सोना, उसके बाद चांदी। लेकिन सोना जो बहुत महंगा है उसका बहुत प्रयोग कम किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चांदी दिया गया है। अगर सोना रहता तो सोना होता। अगला प्रश्न देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए पर्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी दृष्ट धारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से हमेशा दृष्ट धारा प्राप्त होती है, दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो आमीटर से मापा जाता है धारा। ऑप्शन नंबर ए सही है, धारा को मापा जाता है आमीटर में। निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है, गैल्वेनोमीटर। एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी आवेश का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आवेश का मात्रक होता है कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूलम। एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, वोल्ट मीटर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ऑप्शन नंबर ए सही है।
इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी नाइक्रोम। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक जो है कि बहुत कम होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बढ़ता घटता नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन ए सही है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, ऑप्शन ए सही है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, ऑप्शन सी चालक की प्रकृति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उपयुक्त सभी पर, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, तीनों यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। उपयुक्त सभी पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रश्न है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी सही है। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए सही है जनित्र। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर बताइए। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, ऑप्शन नंबर डी सही है अपरूप। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी ओ धातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन क्या है? ओ धातु, ऑप्शन नंबर बी सही है ओ धातु है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो आप सभी अभी तुरंत जाने कि हीरा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, लेकिन लास्ट में ऑप्शन नंबर चौथा जो दिखाई दे रहा है उपयुक्त सभी, जब ये दोनों हो रहा है तो तीनों भी हो जाएगा, यानी कार्बन के फ्लोरीन भी क्या है? अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ऑप्शन नंबर सी सही है 19। अगला प्रश्न देखिए, सोने की परमाणु संख्या है। सोने की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 89, ऑप्शन सी 79, ऑप्शन डी 39। तो सोने की परमाणु संख्या है 79, ऑप्शन नंबर सी सही है 79। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी आयरन। तो सबसे भारी धातु है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी सही है यूरेनियम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर सी सही है क्षारीय धातु।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो सोडियम की परमाणु संख्या है 11, ऑप्शन नंबर ए सही है 11। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है तो लोहा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, Fe लोहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आवर्त कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, परमाणु संख्याओं के। प्रश्न है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सही है 2n स्क्वायर। प्रश्न है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है 2। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण क्या होते हैं? आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धात्विक गुण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ता है। अगला प्रश्न है वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं क्षार्य धातु, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है? द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल महत्तम सेल है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एल सेल। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या होती है 18, ऑप्शन नंबर डी सही है 18। अगला प्रश्न है 1 pm यानी पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻12 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कौन है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हीलियम अक्रिय तत्व है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। अगला प्रश्न है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी लकड़ी। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी
सही है सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डीडीटी। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक दिशीय। प्रश्न है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, परावैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही है, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। ऑप्शन नंबर सी सही है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। शरीर में किसकी कमी से घेंगा हो सकता है? शरीर में इसकी कमी से घेंगा हो सकता है। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? अंडाशय। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्नाशय। प्रश्न है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्मोन। प्रश्न है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चूहा। ऑप्शन नंबर बी सही है, चूहा।
प्रश्न है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सुक्रोज के रूप में। प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त है ऊतक, ऑप्शन नंबर ए सही है। रक्त ऊतक है और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्रश्न है, चालनी नालिकाएं पाई जाती है। चालनी नालिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, फ्लोएम में। आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन। ऑप्शन नंबर ए सही है, 120 दिन। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न क्लास 10th विज्ञान में ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे गए थे फाइनल परीक्षा में। तो आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।